पहले नगर पालिका का बदनामी बहुत ज़्यादा होता था, अनियमितता था, भ्रष्टाचार था, कुशासन था, उसको हमने अंत किया। बहुत ऐसे जगह स्कूल में झोपड़ी में पढ़ाई होता था, धूप में पढ़ाई होता था, उस सबको अंत करने का पहला नीति लिया गया। पहले बच्चा को स्कूल में लाने के लिए भवन तो होना पड़ेगा। रह गया स्वास्थ्य में, तो हम तो खुद डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने पहले से ही नीति लिया था कि सबसे पहले यहाँ पर एक अस्पताल बनना चाहिए जो लगभग कंप्लीट होने की अवस्था में है। रोड का बात कीजिएगा तो आपके ऑफिस में मेरे से पहले कार्यकाल में इस नगर पालिका में आने के लिए पिच नहीं था। कृषि का बात कीजिएगा, इस बार हम लोग लगभग अभी तक 2.5 करोड़ तक का अभी तक हम लोग पुल विस्तार कर चुके हैं। खेत बहुत लोग साधारण हल्का रूप से करेगा, ये यहाँ का बजट है, ये वहाँ का। कोई भी मेयर हो, माननीय हो, विधायक हो, वार्ड अध्यक्ष हो, कोई अपने घर से जगह जमीन बेच के पैसा लगा के विकास नहीं करता है। अगर हमारे सोसाइटी के अंदर है वो बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ा बाहर चले गए, तो ये कहते हैं कि बस खानदानी तौर पर उनके अब्बू मंत्री थे तो वो भी मेयर बन गए। मरहूम सेक्रेटरी साहब 2 बार चुनाव जीत के मंत्री बने। इस जिला में वैसा प्रोजेक्ट लाया कि आज तक वैसा प्रोजेक्ट यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री बना, कोई बार मंत्री बना, लेकिन उस लेवल का प्रोजेक्ट आज तक वो चुनाव जीते 1 साल भी नहीं रहे, उनको मुद्दा में फंसाया गया। तो मैक्सिमम जगह पर नाला ही बना रहे हैं, क्योंकि जिस समाज में नाला नहीं हुआ, साफ सफाई नहीं हुआ, बीमारी है, परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए हम आज आपको एक ऐसी पर्सनालिटी से, एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो विजनरी है, जिनके पास हायर एजुकेशन है, जिन्होंने सियासत को बहुत करीब से देखा है, जिन्होंने सियासत को अपने अब्बू से, जो इस मुल्क नेपाल के एक बड़ी शख्सियत के नाम से जाने जाते हैं, आफ्ताब आलम साहब, जो मंत्रालय में रहे हैं, श्रम मंत्रालय में रहे। उन्होंने 2 नंबर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े कारहाय नुमाए अंजाम दिए हैं, बड़े बड़े उनके कारनामे हैं। तो आज उनके साहबजादे डॉक्टर मोहम्मद राशिक आलम से आज हम आपको मिलवाते हैं, उनसे कुछ पूछते हैं उनका क्या विजन है और इस क्षेत्र को लेकर, और ख़ास तौर से इस राजपुर नगर पालिका को लेकर उनके दिमाग में क्या प्लान है, वो क्या कुछ करना चाहते हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब? जी सब ठीक है। सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम लोग जो कि नौजवान हैं और आप नौजवान दिलों के धड़कन हैं, और बूढ़े और बुजुर्ग लोगों के आप एक उम्मीद है, और इस खासतौर से राजपुर नगर पालिका के लिए आप एक विजनरी शख्सियत के तौर पे उभरे हैं, और जिसकी वजह से हम लोग सब आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ये बताएं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा क्वालिफिकेशन तो सबको मालूम है, मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, MBBS मैंने किया था इंडिया से, मेरा क्वालिफिकेशन वही है। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब के कार्यकाल 3 साल गुजर चुके हैं, तो 3 साल के अंदर डॉक्टर साहब ने एजुकेशन पे बहुत काम किया है, हेल्थ पे बहुत काम किया है, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी बनवाए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया है, रोड पे काम किया है, लोगों के अंदर एक उम्मीद की किरण जगाई है। तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इन 3 सालों के अंदर आपने कौन कौन से बड़े काम हैं जो आप गिनवा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि काम का जो विकास का काम होता है, उसको पहले विकास को समझना ज़्यादा जरूरी है। हम लोग विकास का मतलब हर देश में, हर समाज में इसका अलग अलग परिभाषा हो सकता है। तो सबसे पहले हम नगर पालिका में सुशासन करने का सोच बनाएं। सुशासन मतलब गुड गवर्नेंस, मतलब ये होता है कि आपके नगर पालिका एक सिस्टम से चले। जहाँ पर भी विकास हुआ है वहाँ पर सिस्टम से चलने के बाद ही विकास होता है। जहाँ पर भ्रष्टाचार हो, जहाँ पर अनियमितता हो, जहाँ पर कोई डिसिप्लिन नहीं हो, आर्थिक डिसिप्लिन नहीं हो, वो उस जगह से विकास असंभव है। कि बहुत बड़ा चीज़ कह देने से, सिर्फ कर देने से, वो सिर्फ बहुत बड़ा भवन बना देने से संभव नहीं है। बुनियादी चीज़ क्या है? विकास के लिए बुनियादी चीज़ सब बनना चाहिए। बुनियादी क्या है? हर जगह रोड का एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, शिक्षा में काम होना पड़ा, स्वास्थ्य में काम होना पड़ा, कृषि क्षेत्र में काम होना पड़ा। ये सारे क्षेत्र को हम लोग विजन में लिए थे। तो इसलिए आप देखिएगा 9 वार्ड है इस नगर पालिका में, 54,000 से ज़्यादा यहाँ का जनसंख्या है। तो इस सबको रखकर इस नगर पालिका का सर्वांगीण विकास कैसे होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे होगा, इसी को विजन में रख के हम लोग काम आगे बढ़ाएंगे। जिसके वजह से शिक्षा पर बात कीजिएगा तो पहले आपके नगर पालिका में 13 वो जो विद्यालय था, आज के डेट में 14 गवर्नमेंट स्कूल सब है, उसको व्यवस्थित करने का हम लोग काम किया। बहुत ऐसे जगह स्कूल में झोपड़ी में पढ़ाई होता था, धूप में पढ़ाई होता था, उस सबको अंत करने का पहला नीति लिया गया। पहले बच्चा को स्कूल में लाने के लिए भवन तो होना पड़ेगा। 3 का होता था, गर्मी में बच्चा रहता था, उस सबको अंत करने के लिए हम लोग काम आगे बढ़ाए। उसके बाद दीवा खाजा का अच्छे से व्यवस्थापन किया गया। टीचर का बहुत जगह कमी था, आज भी कमी है। हम लोग 30 के हाराहारी में नगर शिक्षक रखे हुए हैं, उसको और बढ़ाने का आवश्यकता देख रहे हैं, क्योंकि बच्चा और टीचर का रेशियो अभी भी बहुत कम है। इसलिए
इसको हम लोगों को इस सब को ध्यान दे के शिक्षा क्षेत्र में आपको विद्यालय सब में टॉयलेट सब नहीं था, बच्ची लोग के लिए टॉयलेट नहीं था, उस सबको बनाने का काम किया, आगे बढ़ाया गया। और शिक्षा के क्षेत्र में अभी और हम लोग अभी +2 आपके बैरिया में हम लोग खोले हुए हैं और यहाँ टेक्निकल इंस्टीट्यूट खोलने का बात चल रहा है। रह गया स्वास्थ्य में, तो हम तो खुद डॉक्टर हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों ने पहले से ही नीति लिया था कि सबसे पहले यहाँ पर एक अस्पताल बनना चाहिए जो लगभग कंप्लीट होने की अवस्था में है। 1-2-3 महीना के उसका उद्घाटन होगा, वो संचालन में आएगा। और 15 बेड जो अस्पताल बन रहा है, मुझे लगता है ये अस्पताल ये क्षेत्रीय अस्पताल जैसा काम करेगा। यहाँ पर विशेषज्ञ डॉक्टर से लेकर यहाँ पर सारा सुविधा दिया जाएगा। जो छोटा छोटा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए, जो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जो बाहर जा रहा था, उस सब मरीज को 70% जो मरीज जो बिरगत जा रहा है, इंडिया के मोतिहारी तक जा रहा है, उसको रोकने का प्रयास होगा। यहीं पर रख कर इलाज किया जाए, जनता को सुविधा दिया जाए, सुलभ सुविधा दिया जाए, परेशानी ना हो, इसलिए उस अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। उससे हम लोगों को लगता है इस क्षेत्र में लगभग 2 लाख के हाराहारी में 2-2.5 लाख के हाराहारी में जनसंख्या है। उधर हम लोग यमुना माई को भी पकड़ने के लिए सोच रहे हैं। इधर सब क्षेत्र को केंद्र में रख के उस अस्पताल को संचालन किया जाएगा। ये और भी स्वास्थ्य चौकी सब अभी आपके बैरिया में स्वास्थ्य चौकी बन रहा है। हम लोग भगवानपुर में भी बर्थिंग सेंटर संचालन करने के कगार में। आपके बैरिया में जो बर्थिंग सेंटर उसको भी बहुत व्यवस्थित करेंगे, एम्बुलेंस वहाँ पर हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ये जो सेवा था, उस सेवा को हम लोग वार्ड में भी स्वास्थ्य चौकी में भेजेंगे और यहाँ पर सेंट्रलाइज हॉस्पिटल रखकर यहाँ पर स्वास्थ्य सेवा देने का बात चल रहा है। रोड का बात कीजिएगा तो आपके ऑफिस में मेरे से पहले कार्यकाल में इस नगर पालिका में आने के लिए पिच नहीं था। दमार का पिच धूलो सब ज्यादा होता था, उसको पिच किया गया। उसके बाद अभी पानी टंकी का जाने वाला पिच बना हुआ है। अभी 1-2-4 रोज में इसको भी टेंडर करके पानी टंकी का पिच बनाया जाएगा। आपको बैरिया तक पिच पहुंचाया गया है। अभी राजपुर में काम हो रहा है, इधर गाँव में जाने वाला काम हो रहा है, इसलिए ये सामने वाला भी काम अभी आगे बढ़ रहा है। देखिए ये नाला बन रहा है, उधर वार्ड नंबर 5 में जनता माँ भी जाने वाला में नाला बन रहा है, उसको भी पिच बनाया जाएगा। आपको आपके गांव तक भी एक्सेसिबिलिटी बनाया गया था। लगभग हम लोग अभी तक लगभग 15 किलोमीटर तक हम लोग कालोपत्री पिच बनाए हैं। तो पिच का भी क्वालिटी मोटा सी नहीं है, वो अच्छा पिच हम लोग बनाए हुए हैं। तो हमारा कहना ये है कि नगर पालिका को सड़क से लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि का बात कीजिएगा, इस बार हम लोग लगभग अभी तक 2-2.5 करोड़ तक का अभी तक हम लोग पोल तार विस्तार कर चुके हैं खेत। जब हम पहली बार जीते थे तो हम कुलमान घिसिंग जी से मिले थे, वहाँ पर हम प्रपोजल किए थे कि 60-40 का, क्योंकि सरकार उस पर लगाने को तैयार हुआ था कि नगर पालिका लगाएगा, आप लगाइए, विद्युतीकरण लगाया जाए, पोल तार खेत सब में लगाया जाए। तो उसके उस वक्त पास हुआ, फिर कोई वजह से रुक गया, तो हम लोग नगर पालिका से ही से पहले वाला में 1 करोड़ इस बार भी लगाए हैं। तो हम लोग का सोच क्या है कि हर बहुत बड़ा नगर पालिका है, कुछ वार्ड्स अभी बाकी रह गया है, 1-2 कुछ बैरिया में पीछे वाला जो सरे है वो बाकी रह गया है, आगे वाला सब कंप्लीट हुआ है। अकोलवा में इधर कंप्लीट हुआ, उधर थोड़ा बाकी है। कुड़िया वाला का समस्या क्या है कि वो लोग का मैक्सिमम का खेत इस नाथ में पड़ता है, उसके लिए भी हम छलफल में है। 4-5 उधर स्कूल से पीछे 70 इधर पोखरिया इधर सब कंप्लीट हो गया है। और इस बार हम लोग कृषि क्षेत्र में बोरिंग हम लोग भी वो कार्यविधि पास करके हम लोग बोरिंग हर खेत में जो क्षमतावान लोग हैं, इवन जो क्षमतावान हो ना हो, जिसके पास खेत है, ऐसा लगाया जाएगा कि सारे गरीब हो धनी हो सबको कृषि में जो सिंचाई का समस्या है उसको समाधान करने का नीति दिया गया है। तो यही सब हम लोग काम किए हैं जो सब लोग को दिखता है। हम बार बार कहते हैं कि काम हमसे मत पूछिए, आप हम लोग देखिए, विकास मतलब क्या होता है, वो महसूस होना, दिखना चाहिए, वो आपको महसूस होगा। आप कल रास्ता जो कीचड़ रास्ता से गुजर रहे थे, आज वो पिच चल रहा है, तो वो विकास हुआ है। दूसरी बात हम इस पर क्या थपना चाहते हैं, बहुत लोग साधारण हल्का रूप से कह देगा ये यहाँ का बजट है, ये वहाँ का। कोई भी मेयर हो, माननीय हो, विधायक हो, वार्ड अध्यक्ष हो, कोई अपने घर से जगह जमीन बेच के पैसा लगा के विकास नहीं करता है। अगर उसका नियत, नीति, विजन है तो वो जो बजट होता है उसके लिए पहल करेगा, बाहर जाएगा, कूदेगा, लाकर बजट लाकर विकास करेगा। तो वो हम लोग अपना एडजस्टमेंट, ये लोग कह दिया यहाँ से, वो सब मेरा एडजस्टमेंट है कि कौन रोड को हम किस योजना में रख के बनवाएंगे, कौन रोड में कहाँ घटेगा तो हम नगर पालिका से ठपेंगे, कहाँ का अनुदान का पैसा होता है। नगर पालिका का पैसा मेरा पैसा नहीं है, वो जनता का कर से पैसा जो उठता है उसको सरकार लेता है, उसको अनुदान के रूप में हम लोग को देता है। उसी पैसा को अच्छे से प्रयोग करके जनता का विकास करना। जैसे कि मेयर साहब ने बताया कि एजुकेशन सेक्टर में भी इन्होंने माशाल्लाह बहुत अहम काम किया है। बैरिया का मैं खुद हूँ, वहाँ पर छोटा सा स्कूल था, ऊपर से टीन था, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, ना अच्छा टॉयलेट था। तो इन्होंने माशाल्लाह बहुत आलीशान वहाँ पे इमारत बनाई है, बिल्डिंग बनाई है,
और फिर +2 तक की पढ़ाई हो रही है, मामूली बात नहीं है। और टीचर्स भी बहुत है, और जैसे कि रोड पे और एग्रीकल्चर पे, यानी सारे जो भी डेवलपमेंट के काम हो सकते हैं उस पर मेयर साहब ने काम कराया है, और ये बहुत बड़ा कदम है जिसकी ज़रूरत थी लोगों को, उसको पूरा करने की मेयर साहब ने कोशिश की है। मेयर साहब, दूसरा सवाल ये है कि एजुकेशन पे आपने काम किया और हम सबको खुशी होती है, हम सब बात भी करते हैं, लेकिन ये है कि एक जो बच्चे हैं वो 8 क्लास तक 10 क्लास तक पढ़कर बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, और हायर एजुकेशन जो बैचलर हो मास्टर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और जो हमारे जो कल्चर के अंदर है या हमारे सोसाइटी के अंदर है वो बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ा बाहर चले गए। तो क्या इस मामले में आपने क्या पेश किया? मैं इसीलिए मैं सोचा क्या था, पहले से ही हम लोग का एक विजन था कि पहले तो हम लोग बैलेंस कर रहे हैं कि जैसे 3 +2 स्कूल है हम लोग के, गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पर नगर पालिका में। हम लोग का ये भी एक रणनीति है कि कोई ऐसा प्राइवेट भी अगर कोई सेक्टर अगर कोई इंटरेस्टेड हो हमारे नगर पालिका में आकर भी ऐसा बोलें, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव समाज है उसको हम लोग नकार नहीं सकते हैं। हम लोग सब सरकार के प्रतिनिधि हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसको भी लेके चलना होता है, इसलिए उधर भी हम लोग लगे हुए। लेकिन खास करके जो आप प्रश्न पूछे बहुत अहम प्रश्न है कि भाई जो +2 करके वो जाएगा कहाँ, 10 पढ़ के बच्चा को यहाँ रहने का है नहीं। तो अभी मेरा विचार क्या है कि +2 को अच्छा कर दिया जाए और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट राजपुर नगर पालिका में चलाया जाए, जिसके वजह से जो टेक्निकल पढ़ाई जो होता है, जो हेल्थ सेक्टर में जो HA का पढ़ाई होता है, उसी तरह आपका ओवरसियर का पढ़ाई होता है, ऐसे कुछ एजुकेशन का यहाँ पर व्यवस्था हो जाए, जिसकी वजह से जो बच्चा हमारे बहने लोग हैं वो लोग को तो दिक्कत होता है बाहर जाके एजुकेशन कोर्स करने के, यहीं पर घर के रहकर पढ़ सके, घर को भी समाज में काम कर सके। इसलिए हम लोग प्लानिंग में है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये साल में हम लोग उसको भी लगभग हम लोग प्रक्रिया में है और वो हम लोग का काम होने के करार में है। और तीसरा सवाल ये है कि जैसे डॉक्टर साहब चूँकि मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब के बेटे हैं, और जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा वो क्या कहते हैं इश्कालात का सामना करना पड़ता है। लोग इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगाते हैं और ये कहते हैं कि बस वो ख़ानदानी तौर पे उनके अब्बू मंत्री थे तो वो भी मेयर बन गए, उनका वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, बस अपने जो ख़ानदानी चीज़ें हैं उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो हम इस बारे में जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, जो आपके विपक्ष है, जो आपके अपोजिशन वाले लोग हैं, जो आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? क्या वाकई आप इन चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, अब सबसे पहले इतिहास हम लोग को देखने की ज़रूरत है। अब इतिहास का अगर पन्ना आप पलटाइएगा तो राजनीतिक मेरा परिवार का जो पन्ना सा पलटाइएगा तो वहाँ पर आपको सबसे पहले वो बहुदल के विरुद्ध में जो मेरा परिवार, राजा का एकांकी जो शासन था, निरंकुश शासन था, बहुदलीय व्यवस्था नहीं था, एक दलीय भी नहीं था, वो लोग का जो पंचे सिस्टम था, पंच लोग का सिस्टम था, पंचायती व्यवस्था था, उसके विरुद्ध में मेरा परिवार लड़ा। और आज के डेट में जो अपने आप को बहुत बड़ा विपक्ष हम लोग के विरुद्ध में जो खड़ा है, उसका इतिहास देखिए कि वो जनता के पक्ष में था कि क्या बोलते हैं पंचायती व्यवस्था के में था, वो लोग पंचायती व्यवस्था में था उस वक्त। उसके बाद 46 साल का जब आंदोलन सफल हुआ हमारे मरहूम शेख इदरीस साहब के नेतृत्व में, जिसका कमांडर हमारे पिता थे, मोहम्मद आफ्ताब आलम साहब थे, उनको मार के फेंकने का प्रयास किया गया था, उनको समाप्त करने का जो साजिश किया गया था, उनके नेतृत्व में ये सब सफल हुआ। जब बहुदल आया तो हमारे मरहूम शेख इदरीस साहब 2 बार चुनाव जीत के मंत्री बने। इस जिला में वैसा प्रोजेक्ट लाया कि आज तक वैसा प्रोजेक्ट यहाँ पर कोई प्रधानमंत्री बना, कोई बार मंत्री बना, लेकिन उस लेवल का प्रोजेक्ट आज तक नहीं आया। प्लान जैसा प्रोजेक्ट लाया गया, यहाँ पर पुरेनवा आँखा अस्पताल लाया गया, यहाँ के एरिया के लोग जमीन जगह में समस्या हुआ इसलिए यहाँ नहीं आ पाया, तो ये क्षेत्र में आता। गौड़ा चीनी मिल जो अफसोस बस आज बंद हो गया है, यहाँ का नेतृत्व लोग जाने कि क्यों बंद हुआ, उतना बड़ा चीनी मिल जिसके वजह से कितना लोगों को फायदा हुआ था, वो सब काम वो आगे बढ़ाए थे। उसके बाद मेरे पिताजी जब सत्ता में आए, 53 साल का वो उपचुनाव में चुनाव लड़े, उनके बाद जीतने के बाद यहाँ पर जितना भी 25 पंचायत था उस वक्त क्षेत्र नंबर 2 में, उस सब गाँव को पहले रोड नहीं था, रोड को जोड़ा गया, क्योंकि संक्रमणकालीन अवस्था से 46 साल के बाद मेरे मरहूम शेख इदरीस साहब जब सत्ता चलाने के बाद मेरे पिता उनके देहांत होने के बाद, उनका जब मौत हुआ उनके बाद 53 साल में उनका उपचुनाव पहला चुनाव लड़े। उसके बाद यहाँ पर बिजली का व्यवस्थापन नहीं था, जगह जगह पानी टंकी नहीं था,
पुल सब नहीं होने की वजह से गाड़ी नहीं गुजरता था, चाहे ऐसा बहुत 15, 20, 25 पुल बनाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बकिया नदी बहता है, उधर कुड़िया नदी पर सबका ये रोड का एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा जरूरी होता है। कोई भी समाज को जोड़ने के लिए रोड एक्सेसिबिलिटी होना चाहिए, सबको रोड बनाया गया, बिजली की तार लगाया गया। यहाँ पर राजपुर में हमारा अपना जगह देकर यहाँ पर टेलीफोन का व्यवस्थापन करने का प्रयास किया, आज भी मेरा जगह उसी तरह दान हुआ सरकार को। अस्पताल बनाया गया। तो ये सारा काम उस वक्त के समय के अनुकूल, उस वक्त इस तरह का 3 तरह का सरकार का व्यवस्थापन नहीं था। नेपाल में संविधान उस लेवल का उत्कृष्ट संविधान नहीं था, इतना बजट विकास के लिए नहीं आता था, लेकिन उनके नेतृत्व में 53 से लेकर जब तक वो सत्ता में रहे, 59 में तो फिर राजा ने कू करके जब सत्ता ले लिया, 53 से वो 5.5 साल वो सत्ता में रहे, कभी मंत्री भी रहे। उसी बीच में जितना भी काम होना था वो काम हुआ। उसके बाद 59 के बाद सब लोगों को हम बार बार बताना चाहते हैं कि हिसाब एकदम बारीकी से होना चाहिए। 59 के बाद देश में जब राजा ने कू किया, सत्ता हड़प लिया, 63 तक 62-63 तक फिर जनता के लिए आंदोलन हुआ। तो ये जो अपने आप को जो विपक्ष कहते हैं, वो लोग के परिवार से, वो लोग का परिवार का व्यक्ति जनता के लिए, अधिकार के लिए कितना दिन जाके आंदोलन किया, जेल में कितना दिन खटा। क्या जनता के लिए आज जब सब व्यवस्था हो जाने के बाद अब आके दावा करने से पहले तो उस वक्त जब जनता की लड़ाई हो रहा था तो उस वक्त जेल में जनता के लिए लड़ना चाहिए था। माओवादी काल में यहाँ पर 7 बरस 2052 साल फागुन दुगते जब माओवादी बंदूक उठाया, लेकिन मधेश तराई में 57-58 के वक्त में 55-56 के वक्त में वो लोग ज़्यादा एग्रेसिव मधेश में वो लोग 56 साल के वक्त में हुआ। उस वक्त यहाँ के जितने भी तराई लोग के मुखिया रहे हुए लोग हैं, वैसे धनाढ़े लोग को चंदा देने के एवज में मार दिया जाता था। चंदा नहीं देता था तो मार दिया जाता था। बहुत लोग विस्थापित होकर गौर में, कोई चपुर में जाके रहा। हमारे इस क्षेत्र का जो नेतृत्व था, हमारे पिता, हमारे चाचा, इन लोगों के नेतृत्व में यहाँ लोगों का वॉलंटियरिंग करके सारा लोग को शांति सुरक्षा, क्योंकि प्रहरी खुद जब सुरक्षा नहीं दे पाता था तो लोगों को सुरक्षा देने का काम हुआ था। राजा का जब फालने के बाद 62 जब आंदोलन सफल हुआ तो फिर अंतरिम सरकार बना, अंतरिम संसद का गठन किया गया। उसके बाद फिर संविधान सभा का चुनाव हुआ, हमारे वालिद साहब चुनाव जीते, उनके बाद श्रम मंत्री बने। तो जो उनका काम होना था नगर उस वक्त मंत्रालय से बहुत लोगों को सुविधा मिला। उसके बाद फिर 4 साल के अंदर में फिर चुनाव का घोषणा हो गया, संसद वो दूसरा संविधान सभा का चुनाव हुआ। अफसोस बस वो चुनाव हार गए, जिसके वजह से उस वक्त भी 4 साल 5 साल वो सत्ता में न रहने की वजह से बहुत ऐसा विकास का काम रुका। उसके बाद फिर वो चुनाव लड़े, वो चुनाव जीते, 1 साल भी नहीं रहे, उनको मुद्दा में फंसाया गया। तो अब आप हिसाब जोड़िए कि उनका जेल जीवन ज़्यादा है और सत्ता में बहुत कम रहे। लेकिन वो जेल में रहे हो, चाहे सत्ता में रहे हो, चाहे जो भी परिस्थिति में रहा हो, मेरा घर जनता के बीच में रहा, जनता के सेवा। मेरा कहना ये है कि अब समय आ गया है कि कौन नेता को किस तरह फंसाया जाएगा, किसको किस तरह दबाया जाएगा, वो जनता का मुद्दा नहीं है। जनता का मुद्दा ये है कि इस जिला में सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा के क्षेत्र पर बात हो, कौन मंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन किसका पार्टी कितना बड़ा होगा, उससे अब जनता को सरकार का विषय नहीं है। अब जेनजी जनरेशन आ चुका है। अब अभी का जनरेशन के पीढ़ी को क्या चाहिए कि यहाँ पर शिक्षा अच्छा हो, स्वास्थ्य का व्यवस्था अच्छा हो, कृषि में जो लोग ज़्यादा आधारित लोग हैं वो लोग का सिंचाई का व्यवस्था हो, व्यू विजन का व्यवस्था हो, यहाँ पर अच्छा बड़ा मार्केट बने, जिसके लिए अभी हम लोग कुछ दिन पहले बाजार का टेंडर करके 1 करोड़ 93 लाख में जो स्वीकृत हुआ है, ये बाजार को बढ़ाने का बात हो। मेयर साहब ने सारी चीज़ें बताई। तो लास्ट सवाल ये है कि चूँकि डॉक्टर साहब का वक्त बहुत कीमती है, उन्हें भी कहीं जाना होता है, तो लास्ट सवाल ये है मेयर साहब, आप ये बताएं कि जो आपका कार्यकाल बचा हुआ है उसके अंदर आपका क्या विजन है, आप लोगों के लिए क्या क्या करना चाहते हैं? जिस तरह की आप बातें बताने जा रहे हैं, तो जो आपका विजन है और फिर अगला जो टर्म आने वाला है उसमें आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं, लोगों को क्या देना चाहते हैं, आपका क्या विजन है, थॉट्स क्या है, आपका क्या प्लानिंग है, ताकि अगला जो इलेक्शन हो उसके अंदर भी लोग सतर्क रहे, वो आपको चुनने के लिए पहले से उनका माइंड खुला हो कि हाँ उनके पास एक विजन है। तो आप अगला जो टर्म है और फिर जो कार्यकाल बचा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, क्या विजन है? देखिए, मेरा जो विजन था हम शुरू में ही बोले कि राजपुर नगर पालिका में सुशासित रूप से चले और यहाँ के जनता को महसूस होने लगे, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड नाला ये सब हो। अभी बहुत सारा समस्या आप लोग को नाला का दिखता है। अभी हम लोग मैक्सिमम जगह पर नाला ही बना रहे हैं, क्योंकि जिस समाज में नाला नहीं हुआ, साफ सफाई नहीं हुआ, बीमारी है, परेशानी है, लोग बहुत परेशान रहते हैं। इसलिए नाला का ही हम लोग कुछ वार्ड में भी काम हो रहा है, कुछ और में होना बाकी है।
तो हमारा अपना जो विजन है आगामी 2 साल नहीं, आगामी 5 साल 7 साल का भी जो कंटिन्यू जो विजन हमारा यही रहेगा कि यहाँ पे 54,000 जो नगरवासी हैं उसको सबको ये प्रत्यभूति हो कि भाई हमारा नगर पालिका एक सही, ईमानदार, सच्चा व्यक्ति के हाथ में गया है, जो राजपुर नगर पालिका का सर्वांगीण विकास, हर क्षेत्र का विकास में उनके आने वाला पीढ़ी कैसे शांति रूप से ये नगर पालिका कैसे संपन्न रहे, सुशासित रहे, ऐसा व्यवस्था करने के लिए हमारा लड़ाई कंटिन्यू रहेगा। ये मेरा परिवार पहले से भी जनता की सेवा में तत्पर रहे हुए, समर्पित रहे हुए, इसी सोच के साथ हमारा काम आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और जो डॉक्टर साहब का विजन है, जो लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, एक तो यंग लीडर है और इनका खून अभी गर्म है, तो बहुत कुछ कर दिखाने का इनके अंदर जो जज्बा है, तो आप लोग इनको सपोर्ट करें, इनका साथ दें, ताकि आगे चलकर जो हम लोग को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उससे हम लोग बचे रहें और हमारे जो बच्चे हों और आने वाली जो नस्लें हों इससे वो फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, आपको बहुत कीमती वक्त था। अच्छा लगा आपसे बात